हेलो दोस्तों, पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। चलिए यहाँ पर आज हम लोग पॉलीमर देखने वाले हैं। यहाँ जो है बुआ हम लोग पॉलीमर के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि पॉलीमर होता है मतलब बहुलक के बारे में। एक केमिस्ट्री क्लास 12th की केमिस्ट्री है बुआ। क्लास 12th जो है ये क्लास 12th की केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, बायोमोलिक्यूल्स वाला पार्ट है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ, छोटा सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, आपको इसको थोड़ा डिटेल से समझ लेना है और दूसरी चीज़ को पेन पेपर लेके बैठिएगा, एक एक चीज़ आपको लिख लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले वो तुम लोग एक काम करेगा, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग अपना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि वास्तव में बहुलक या पॉलीमर होता क्या है। ये थोड़ा सा हम लोग को समझ लेना है। एक क्लास 12th के केमिस्ट्री, क्लास 12th के क्या है बुआ लोग, केमिस्ट्री है। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि पॉलीमर होता क्या है। आप एक बात यहाँ ध्यान से समझ लीजिए, पॉलीमर कहने का मतलब होता है या बहुलक कहने का मतलब क्या है कि एक पहले छोटा छोटा सा इस तरह से छोटा छोटा अणु आपस में मिलेगा, ऐसे करके छोटा छोटा अणु बहुत सारा संख्या में, असंख्य संख्या में, बड़ी सारा संख्या में आपस में मिलेगा। अब मिल के एक बड़े अणु का ऐसे करके निर्माण कर देता है, एक बड़े अणु का निर्माण करता है। तो जो छोटा अणु रहता है बउआ, इसको हम लोग एकलक कहते हैं। एकलक कहेंगे, क्या बोलेंगे, एकलक कहेंगे। या तो इसको मोनोमर कहते हैं, मोनोमर इसको क्या बोलते हैं, मोनोमर। ध्यान रहेगा, छोटा छोटा अणु आपस में मिलकर बड़े अणु का निर्माण करता है। बहुलक वाली प्रक्रिया में क्या होता है बुआ, तो छोटा छोटा अणु जो है ये आपस में मिलेगा, छोटा छोटा अणु ये आपस में यहाँ पर मिलेगा और आपस में मिलकर बुआ, आपस में मिलकर क्या करेगा, तो आपस में जब मिलेगा बुआ लोग, तो ध्यान रखना है कि आपस में सब मिलके एक बड़े अणु का निर्माण करता है। तो जो छोटा अणु होता है, जो छोटा बड़ा अणु रहेगा, उस छोटे अणु को हम लोग बोलते हैं बुआ एकलक बोलते हैं या मोनोमर बोलते हैं। और जो बड़ा अणु बनता है इसको बहुलक बोलते हैं, है ना। बड़का क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं, या तो इसी को बोला जाता है पॉलीमर। क्या बोलेंगे बुआ, पॉलीमर कहेंगे। एक साथ लिखा गया पॉलीमर। क्लियर हो गया है। फिर से अगर छोटा छोटा अणु जो रहेगा ना बुआ, छोटा छोटा मिलेगा, ये छोटे छोटे अणु को हम लोग क्या बोलते हैं, एकलक बोलते हैं या मोनोमर कहा जाता है। और बड़का अणु जो मिलता है उसको बहुलक या पॉलीमर कहा जाता है। सबको याद रहेगा। क्लियर हो गया है। क्वेश्चन आपका रहा था कि एकलक या मोनोमर से क्या समझते हैं, तो कह देंगे कि बहुलक जिन छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है ना, ये बहुलक होता है बुआ जिन छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, इसको एकलक या मोनोमर कहते हैं। और कहा जाए कि बहुलक क्या होता है, तो ये कह देंगे कि एकलक आपस में मिलकर, जो एकलक ये सब है छोटा छोटा एकलक आपस में मिलकर जिस बड़े अणु का निर्माण करता है, जो बड़ा अणु आपस में बनाएगा, जो एक बहुत बड़ा अणु का निर्माण करता है, तो जिस बड़े अणु का निर्माण करता है उसको हम लोग बहुलक या पॉलीमर कहते हैं। क्लियर हो गया। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं, इसका डेफिनेशन आगे हम लिख दिए हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले पूछा जाए कि एकलक या मोनोमर क्या है, तो सीधे कहना है कि जो बहुलक होता है जिन छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है उसको बहुलक कहते हैं। बहुलक जो होता है वह जिन छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है उसको एकलक या मोनोमर कहते हैं। और इसके बाद बहुलक में क्या लिखना है, तो ये कह देंगे कि जो अगर बहुलक लिखना होता कह देंगे क्या कि एकलक है ना, आपस में मिलकर जिस बड़े अणु का निर्माण करता है उसको बहुलक कहते हैं। और बहुलक बनने की प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। बहुलक बनने की प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। ये टोटल डिफिनेशन यहाँ आपको हम दे दिए हैं, देख लीजिए टोटल डिफिनेशन। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है, एकलक या मोनोमर का डिफिनेशन क्या लिखे है कि बहुलक जिन छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। बहुलक जो है वो बहुलक जिन छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, उसे एकलक या मोनोमर कहते हैं। आपको लिख लेना है, एकलक या मोनोमर लिख के डस देना है। कहना बहुलक जिन छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, जिन छोटका छोटका अणुओं से मिलकर बना रहेगा उस छोटकन को कोई बोलेंगे, एकलक या मोनोमर कहते हैं। फिर बहुलक लिख के डस देना है, लिखना है कि एकलक आपस में मिलकर जिस बड़े अणु का निर्माण करता है। यहाँ देखो लिखे हैं, एकलक जो है वो एकलक आपस में मिलकर जिस बड़े अणु का निर्माण करता है उस बड़े अणु को हम लोग क्या बोलते हैं, तब बहुलक कहते हैं। क्लियर है। फिर नीचे डस दे, फिर नीचे लिख देना आपको बहुलीकरण। तब बहुलीकरण में क्या लिखना है कि बहुलक बनने की प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। बहुलक बनने की जो प्रक्रिया है ना वो इस तरह देखो, छोटा छोटा आपस में इसे मिलेगा ढेर सारा, अब मिलके बड़ा अणु का निर्माण करेगा। तो जिस छोटे छोटे है ना, जो छोटका छोटका अणु है इसका नाम कुछ ही देंगे एकलक, और जो बड़का बना है इसको बहुलक। अब बहुलक बनने की प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। बहुलक बनने की प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं अपने सिलेबस में, थोड़ा सा आगे यहाँ पर बढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए।
एक है समबहुलक और सहबहुलक से क्या समझते हैं? क्वेश्चन बनाना पहले। समबहुलक एवं सहबहुलक से क्या समझते हैं? समबहुलक एवं सहबहुलक से क्या समझते हैं? समबहुलक एवं सहबहुलक से क्या समझते हैं? समबहुलक आप समझ लीजिए, सबसे पहले आपको समबहुलक समझ लेना कि समबहुलक होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ए है, फिर एक और ए है, फिर एक और ए है, फिर एक और ए है। ये एक ही तरह के छोटकन जो है वो छोटकन का नाम क्या दिए थे? मोनोमर। नाम क्या दिए थे? मोनोमर। नाम क्या दिए हैं? मोनोमर। चाहे एकलक, नाम क्या दिए थे? और बुआ एकलक, एकलक। और जब मिलेगा तो एक बड़े अणु का निर्माण करेगा जिसका नाम क्या दिए थे? बहुलक बोले थे। क्या बोले थे बुआ? बहुलक बोले थे। याद है आपको? बहुलक कहा गया था, ठीक है ना। एकलक क्या है? तब बहुलक जिन छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना था उसको एकलक या मोनोमर कहे हैं, और एकलक या मोनोमर आपस में मिलकर जिस बड़े अणु का निर्माण करता है उसको हम बहुलक कहे हैं। यही तो है। अब थोड़ा सा चीज आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, देख लीजिए। यदि किसी बहुलक का निर्माण कैसे हो रहा है, तो एक ही प्रकार के मोनोमर से हो रहा है, एक ही प्रकार के सब एकलक है। जो ए है ए भी ए है, ए भी ए है, सबके सब समान ही रहे। एक ही प्रकार के अगर एकलक होता है तो इसको हम यहाँ जो बहुलक बनता है उसको समबहुलक कहते हैं। क्या बोल देंगे? समबहुलक। याद रहेगा आपको। यदि किसी बहुलक का निर्माण जो होता है, यदि कोई बहुलक है उसका निर्माण एक ही प्रकार के मोनोमर से होता है, एक ही प्रकार के एकलक से होता है, तो उसको समबहुलक कहते हैं। लेकिन अलग अलग प्रकार से हो, क्या रहे बउआ? एगो ए रहे, दूसरा बी है, तीसरा है ना सी है, अगला ए है, फिर बी है, फिर सी है। ये सब अलग अलग है, ढेर सारा इससे मिलकर फिर बहुलक का निर्माण कर दे तो इसको समबहुलक नहीं बोलेंगे, उसको सहबहुलक बोला जाएगा। क्या बोलेंगे बउआ? सहबहुलक। अगर एक ही प्रकार के एकलक रहेगा बउआ, एक ही प्रकार का सब एकलक एक ही प्रकार का है तो आपका समबहुलक हो जाएगा। लेकिन अगर एक से अधिक प्रकार के एकलक से बनता है तो उसको सहबहुलक कहते हैं। सह क्या नाम देते हैं? सहबहुलक, सहबहुलक बोलते हैं। जैसे यहाँ आपका इसका डिफिनेशन लिख दिए हैं, अब देख लीजिए थोड़ा सा। क्वेश्चन में क्या समबहुलक का सहबहुलक से क्या समझते? क्वेश्चन था समबहुलक में क्या कहते हैं कि वैसा बहुलक जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना हो, वो वैसा बहुलक जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना हो उसको समबहुलक कहेंगे। इसमें वैसा बहुलक जो एक से अधिक प्रकार के अणुओं से मिलकर बना हो, एक से अधिक प्रकार के अणु से। देखिए समबहुलक का एग्जाम्पल लिख लेना, पॉलीथीन। क्या लिखेंगे बुआ? पॉलीथीन। क्या लिखेंगे? जो पॉलीथीन में हम लोग यूज करते हैं ना, पॉलीएथीन, 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 पॉलीएथीन। पॉलीथीन मत लिखना, पॉलीएथीन। याद रहेगा। चलिए, समबहुलक का एग्जांपल क्या हो जाएगा? पॉलीथीन या पॉलीएथीन। और सहबहुलक का एग्जांपल में आपको लिखना है बेकेलाइट। क्या लिखना है वो? आगे हम लिखिए आपको बेकेलाइट, तो लिख लेना इसमें बेकेलाइट। क्या लिखेंगे वो? बेकेलाइट, बेकेलाइट, बेकेलाइट। याद रहेगा। चलिए तो यहाँ देखिए, समबहुलक किसको कहेंगे? वैसा बहुलक जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना हो उसको समबहुलक कहेंगे, और वैसा बहुलक जो एक से अधिक प्रकार के अणुओं से मिलकर बना हो उसको हम लोग सहबहुलक कहते हैं। समबहुलक के एग्जाम्पल में लिख देंगे कोई चीज, तो यहाँ पर पॉलीथीन लिखने, पॉलीएथीन लिखेंगे, और इसमें बेकेलाइट आपको लिखना है, बेकेलाइट लिखना है, इसमें आपको बेकेलाइट लिखना है ना। समबहुलक में प्रोटीन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ढेर सारा एग्जांपल होता है, वो आगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। चलिए, समबहुलक का सहबहुलक कंप्लीट करवा दिए, तो अगला हम लोग आ जाते हैं। एक होता है योजक, एक होता है संघनन। देखिए योजक का संघनन में क्या होता है, ध्यान से इसको समझ लेना। योजक में क्या होता है, संघनन में क्या होता है। योजक में क्या है, जैसे ए है, बी है, ए है, बी है, ए है, बी है, ये आपस में ढेर सारा मिलता है। छोटा छोटा अणु को मोनोमर बोले थे या एकलक कहे थे। ये आपस में मिलकर यदि एक बहुलक का निर्माण कर देता है ना बुआ, तो इसको है ना योजक कहते हैं। क्या बोलते हैं? योजक। क्या बोलेंगे? योजक बोलेंगे बुआ, है ना, योजक बहुलक इसको कहते हैं। लेकिन यहाँ ए और बी आपस में मिला है, ए और बी आपस में मिला है, इस तरह से ढेर सारा मिलकर एक बहुलक का निर्माण करे। साथ साथ एक में कोई बहुलक तो बने ही, लेकिन कोई छोटा सा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाए, जैसे जल बाहर निकल जाता है, छोटा सा मॉलिक्यूल होता है, इसे जल कहा जाए कि नहीं। ये होने के बाद ये तो बहुलक बनबे किया है, लेकिन छोटा सा उसमें एगो जल बाहर निकल गया, HF आपका बाहर निकल गया, CH4 बाहर निकल गया है ना, CH3OH बाहर निकला। इस तरह से कोई छोटा सा अणु अगर बाहर निकलता है, NH3 बाहर निकलता है, अगर ऐसा, तो इसको संघनन कहते हैं, इसको योजक कहेंगे। और अगर कोई छोटा सा अणु बाहर निकलता है, NH3 है, H2O है, HF है, CH4 है, CH3OH है, अगर कोई छोटा सा अणु बाहर निकलता है तो उसको योजक ना बोल के संघनन बोलते हैं। मतलब क्या है सर जी? तब मतलब वो लोग इतना ही एक रहने है ना कि देखो, योजक कहे के मतलब जोड़, योजक कहे के मतलब जोड़। यदि दो या दो से अधिक बहुलक आपस में मिलकर, फिर से यदि दो या दो से अधिक बहुलक आपस में मिलकर, बहुलक नहीं एकलक, फिर से यदि दो या दो से अधिक एकलक आपस में मिलकर किसी बहुलक का निर्माण करता हो तो उसको योजक बहुलक कहते हैं। याद हुआ? यदि दो या दो से अधिक बहुलक है ना, दो या दो से अधिक एकलक आपस में मिलकर किसी बहुलक का निर्माण करता हो तो उसको योजक बहुलक कहते हैं। और यदि दो या दो से अधिक एकलक आपस में मिलकर किसी बहुलक का निर्माण करता हो
किंतु इस प्रक्रिया में कोई छोटा सा अणु बाहर निकलता हो, है ना, इस प्रक्रिया में कोई छोटा सा अणु बाहर निकलता हो तो इसको संघनन बहुलक कहते हैं। संघनन क्या बोलेंगे वो, संघनन बोल देंगे, याद रहेगा, इसका नाम क्या देंगे, संघनन बहुलक। याद हो गया है, जल्दी से बताइए, योजक का संघनन याद हो गया है बुआ, योजक का संघनन याद हो गया है। योजक बहुलक किसको कहेंगे बुआ, तो योजक बहुलक में सीधे कह देना कि यदि दो या दो से अधिक एकलक आपस में मिलकर किसी बहुलक का निर्माण करता है, केवल आपस में जुड़ जाए, काम खत्म, और कुछ नहीं हो, सब आपस में आवे सट जाए, 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 तो समझिए कि योजक है। लेकिन यदि दो या दो से अधिक एकलक आपस में मिलकर किसी बहुलक का निर्माण करे किंतु इस प्रक्रिया में कोई छोटा सा अणु बाहर निकलता हो तो इसको संघनन बहुलक कहते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर, इसको संघनन बहुलक हम लोग कहेंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, आपका हम यहाँ पर लिखवाए थे वो लोग, यहाँ पर आपको हम लिखवाए, हाँ यहाँ पर है, देख लीजिए, योजक का संघनन का परिभाषा लिख दिए हैं, पढ़ लीजिए। योजक में क्या लिखवाए, यदि दो या दो से अधिक, है ना, एकलक, यदि दो या दो से अधिक एकलक आपस में मिलकर एक बहुलक का निर्माण करे तो इसको योजक कहेंगे। लिखें, यदि दो या दो से अधिक एकलक आपस में मिलकर बहुलक का निर्माण करे, जुड़ जाए आपस में, तो उसको संघनन कहते हैं। और इसमें क्या करेंगे, इसके बाद से यहाँ लिख देंगे, इसके बाद से ऐसे, यदि दो या दो से अधिक एकलक आपस में मिलकर बहुलक का निर्माण करे किंतु इस प्रक्रिया में कोई छोटा सा अणु बाहर निकलता हो, कोई छोटा सा अणु, अणु के ब्रैकेट में इसको लिख देना, और बाहर निकलता हो तो इसको संघनन बहुलक कहते हैं। याद रहेगा, याद रहेगा सबको। योजक में यदि दो या दो से अधिक एकलक आपस से मिलकर एक बहुलक का निर्माण करे तो इसे योजक बहुलक कहते हैं। इसका भी एग्जांपल पॉलीथीन ही हो जाएगा वो, इसका एग्जांपल क्या रहेगा, पॉलीथीन होगा। इसका भी एग्जांपल आपको योजक का भी, है ना, एग्जांपल पॉलीथीन लिखना है। संघनन में क्या कह देंगे, संघनन में टोटल लिखना है, यहां से लेके यदि दो या दो से अधिक बहुलक, है ना, एकलक आपस से मिलकर किसी बहुलक का निर्माण करे, यहां तक, किंतु इस प्रक्रिया में कोई छोटा सा अणु, अणु के ब्रैकेट में इतना लिख देना कि CH4 है, 2 है, H3 है, CH3OH है ना, कोई छोटा सा अणु बाहर निकलता हो तो इसे संघनन बहुलक कहते हैं। इसका भी एग्जांपल आपको बेकेलाइट ही लिखना है। एग्जांपल क्या लिखेंगे वो, बेकेलाइट लिखेंगे, चाहे प्रोटीन इसमें लिख सकते हो तुम, इसमें तुम प्रोटीन लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, तो योजक का संघनन भी आपको समझा दिए हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा अलग, ये भी एक इंपॉर्टेंट है बुआ, क्वेश्चन आपको रहता है कि आंतरिक बल के अनुसार बहुलक कितने प्रकार के होते हैं। पहले क्वेश्चन बनाना है कि आंतरिक बल के आधार पर बहुलक कितने प्रकार के होते हैं, आंतरिक बल के आधार पर बहुलक कितने प्रकार का होता है। तो देखो, आंतरिक बल के आधार पर बहुलक 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के, 4। सबसे पहला होता है प्रत्यास्था बहुलक। क्या होता है वो, प्रत्यास्था बहुलक। एक इसमें प्रत्यास्था में क्या लिखेंगे कि वैसा बहुलक है ना जिसके कणों के बीच कम बल लगता है ना, जहां पर आंतरिक बल कम होता है। एक ऐसा बहुलक जिसमें आंतरिक बल कम हो, फिर से आंतरिक बल के अनुसार कहा गया है ना, तो एक ऐसा बहुलक जिसमें आंतरिक बल कम हो उसे हम लोग प्रत्यास्था बहुलक कहते हैं। जैसे रबर हो गया, रबर हो का इसे खींचा जाएगा, बल ही कम है, ये खींचाएगा नहीं खींचाएगा, क्यों, इसमें बल ज्यादा है। तो ध्यान आपको ये रखना है कि प्रत्यास्था में क्या कह देंगे, प्रत्यास्था जो गुण होता है वो रबर के पास होता है ना, इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है। तो ये कह दें कि वैसा बहुलक, है ना, उस प्रकार का बहुलक जिसमें आंतरिक बल कम हो, वैसा बहुलक जिसमें आंतरिक बल कम हो उसे प्रत्यास्था बहुलक कहते हैं। एग्जाम्पल में कर देना है रबर, एग्जाम्पल में रबर हो गया। दूसरा होता है रेसा, दूसरा क्या होता है वो, रेसा। रेसा क्या है, तो जिसमें आंतरिक बल ज्यादा होता है ना, एक ऐसा बहुलक जिसमें आंतरिक बल क्या रहे, ज्यादा रहता है। आंतरिक बल क्या रहेगा वो, ज्यादा। जैसे पॉलिस्टर हो गया, पॉलिस्टर बाग देखो ऐसे खींचोगे ना तो हाथ कट जाएगा, इतना ज्यादा बल रहता है पॉलिस्टर। इसमें क्या लिखेंगे, पॉलिएस्टर। क्या लिख देंगे, पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर, पॉलिस्टर नहीं लिखना, पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, पॉलिएस्टर, ठीक है। अच्छा चलिए, दूगो हो गया प्रत्यास्था बहुलक। क्या होता है, तो जिसमें आंतरिक बल कम होता है उसको प्रत्यास्था बहुलक, वैसा बहुलक जिसमें आंतरिक बल अधिक हो उसको रेसा कहेंगे। एक ताप सुघट, एक ताप दृढ़ होता है। देखो, ताप सुघट कहे का मतलब ना कि गर्म कर, इसको गर्म करोगे तो मुलायम हो जाएगा, गर्म करेंगे तो क्या होगा वो, मुलायम। जिसको गर्म करते हैं तब मुलायम होता है, मुलायम, है ना। और ठंडा कर देंगे तो कठोर हो जाएगा, ठंडा करेंगे तो कठोर, ताप सुघट उसको कहते हैं। जैसे में सर, तो पॉलीथीन के देखिए, आप गर्म कीजिएगा तो मुलायम हो जाएगा, पॉलीथीन को हीट करके देखो ना, गर्म करके मुलायम हो जाएगा, ठंडा करोगे तो कठोर हो जाएगा। तो समझो ताप सुघट है, लेकिन वो ताप दृढ़ होता है, टफ होता है, रिजिड होता है, डेंसर होता है, हार्ड होता है, ताप दृढ़ उसको कहते हैं। तो ताप दृढ़ कहने का मतलब क्या होता है बुआ, कि ताप दृढ़ अगर आपसे कोई कहा गया ताप दृढ़ कहा, इसका मतलब गर्म करेंगे तो कठोर हो जाएगा, गर्म करेंगे तो कठोर होगा। जैसे इसे गर्म करो, जैसे बेकेलाइट, इसका एग्जांपल बार बार बेकेलाइट आपको बोले, फॉर्मल्डिहाइड से मिलकर बनता है
है ना, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रहता है। तो इसको गर्म करेंगे तो कठोर हो जाएगा, बहुत गर्म करेंगे तो कुछ हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। यहाँ तक में दिक्कत नहीं है, टोटल याद हो गया। फिर से कहा जाए कि आंतरिक बल के आधार पर बहुलक के प्रकार के होता है, आंतरिक बल के आधार पर बहुलक 4 प्रकार के होता है, आंतरिक बल के आधार पर बहुलक 4 प्रकार के बहुआ, आंतरिक बल के आधार पर बहुलक 4 प्रकार के, 4 प्रकार के, 4 प्रकार के कौन कौन है? प्रत्यास्था है, देख लीजिए पहले यहाँ पर लिखे हैं, प्रत्यास्था है, रेशा है, ताप सुघट है, ताप दृढ़ है। प्रत्यास्था है, रेशा है, ताप सुघट है और हो गया। चलिए 4 प्रकार में कौन कौन है? तब प्रत्यास्था है, रेशा है, ताप सुघट, ताप दृढ़। फिर से प्रत्यास्था, रेशा, ताप सुघट, ताप दृढ़। प्रत्यास्था में क्या कहते हैं कि वैसा बहुलक जिसके कण जो होता है वो कणों के बीच बल कम लगता है उसको प्रत्यास्था कहते हैं, जैसे रबर हो गया। अच्छा, रेशा क्या होता है? जिसके कणों के बीच बल अधिक लगता है उसको रेशा कहते हैं, जिससे क्या इसको बता रहे थे आपको, पॉलिस्टर कह रहे थे, पॉलिस्टर वा काफी अधिक बरियार होता है। ताप दृढ़, ताप सुघट में क्या होता है? जिसको गर्म वैसा बहुलक जिसे गर्म करने पर मुलायम एवं ठंडा करने पर कठोर हो जाता है उसको ताप सुघट कहेंगे। वो वैसा बहुलक जिसको गर्म करने पर क्या, गर्म करने पर कठोर होता है, जिसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? गर्म करने पर कठोर होता है, उसको ताप दृढ़ कहेंगे। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। ताप सुघट ताप दृढ़ क्लियर हो गया है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है दोनों के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए। ताप सुघट ताप दृढ़ के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक अंतरवा तो आपको ऑल है, इसको गर्म करने पर कैसा होगा बताओ? इसको गर्म करेंगे, अगर ताप सुघट वाला के गर्म करेंगे तब मुलायम हो जाएगा और ठंडा करेंगे तो कठोर हो जाता है। ये कह देना है कि इसे गर्म करने पर मुलायम है, ठंडा करने पर कठोर होता है, इसको गर्म करने पर कठोर होता है। पहला चीज कह देंगे जितना ताप सुघट होता है ना सब योजक होता है, खाली जुड़ता है, लेकिन इस सबके सब संघनन होता है। ध्यान रखना, ताप दृढ़ वाला जितना है सबके सब संघनन होता है, आपस में जुड़ेगा लेकिन कोई छोटा सा मॉलिक्यूल बाहर निकाले, छोटा सा अणु कोई बाहर निकालता है। तो बताइए इसको पहला अंतर क्या हो गया कि अगर इसको गर्म करते हैं तब मुलायम और ठंडा करते हैं तब कठोर होता है। ताप दृढ़ में क्या रहेगा? गर्म करेंगे तो कुछ होगा, कठोर होगा। ताप सुघट वाला सबके सब योजक होता है, इस सबके सब आपका संघनन रहता है। याद रहेगा कि ताप सुघट वाला का योजक है ना आपस में जुड़ते जाएगा, जुड़ते 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 मतलब रैखिक बन जाएगा, एकदम सीधा एकदम लाइन से जुड़ते चल गया। इसका संरचना रैखिक होता है, लेकिन इसका संरचना 3D में होता है बुआ। क्या होता है? 3D में होता है। इसकी संरचना कैसा रहेगा? 3D में। ई जो है बुआ कार्बनिक यौगिक में घुल जाता है। कौन? ताप सुघट वाला जो रहेगा ना उसको कार्बनिक यौगिक में डालोगे तो घुल जाएगा, कार्बनिक यौगिक में घुलेगा, लेकिन ये कार्बनिक यौगिक में नहीं घुलेगा। इसका एग्जांपल कौन सी बताए थे? पॉलीथीन बताए थे। इसका एग्जांपल क्या लिख देंगे? बेकेलाइट लिख देंगे। आगे आपको हम लिख दिए हैं, क्या करो तू एक बार पढ़ लो, एक बार जरा पढ़ के देख लो। ताप सुघट और ताप दृढ़ के बीच अंतर है, देख लीजिए पहले। ताप सुघट और ताप दृढ़ के बीच यहाँ पर अंतर है, जल्दी से देख लो तो पहले बउआ। चलिए जल्दी से पढ़ लिए हैं, देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए, अच्छा से अभी समझा दिए थे। बताओ ताप सुघट, इसको थर्मो, इसको वो जो ताप सुघट होता है कभी कभी आपको इंग्लिश भी दे देता है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसको थर्मोसेटिंग कहते हैं। ताप दृढ़ वाला को थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग लिख देना है। इसको थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है, थर्मोप्लास्टिक है ना, ध्यान रखिएगा। ताप सुघट वाला को थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक है, इसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग। क्या बोलते हैं? थर्मोसेटिंग। चलिए अभी बता रहे थे कि ताप सुघट वाला में क्या रहेगा? इसको गर्म करेंगे तब मुलायम है, ठंडा करेंगे तो कठोर हो जाएगा। इसको गर्म करते हैं तब मुलायम होता है, नहीं गर्म करने पर मुलायम होता है। जितना ताप सुघट रहता है इस सबके सब योजक होता है, इसको बोलते हैं संघनन होता है। इस ताप सुघट वाला की संरचना रैखिक होती है, लेकिन इसका 3D में संरचना रहेगा। ये कार्बनिक यौगिक में घुलेगा, लेकिन ये कार्बनिक यौगिक में नहीं घुलेगा। ताप सुघट मतलब गर्म करने पर कोई चीज मुलायम, ठंडा करने पर कठोर, मतलब इसका एग्जांपल पॉलीथीन आपका हो जाएगा, और इसका एग्जांपल आपका बेकेलाइट रहेगा। इसका एग्जांपल क्या रहेगा? बेकेलाइट। थर्म है ना, ताप दृढ़ वाला का एग्जांपल कुछ बताया था आपको, बेकेलाइट बताए हैं। ये क्लियर हो गया है। ताप सुघट ताप दृढ़ में अंतर लिखा जाएगा। ताप सुघट ताप दृढ़ में अंतर में क्या कहते हैं कि इसके बीच निम्नलिखित अंतर है, लाइन खींचो, ताप सुघट ताप दृढ़ लिखिएगा। थर्मोप्लास्टिक कहेंगे, थर्मोसेटिंग कहेंगे, इंग्लिश भी पूछ देता है, सीधे थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग कह देगा, फिर वहां दिक्कत हो जाएगा। तो थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग होता है। कह देंगे ताप सुघट तरब कि इसे गर्म करने पर मुलायम एवं ठंडा करने पर कठोर होता है। एकरा में कह देंगे कि यह गर्म करने पर मुलायम होता है। इसमें कह देंगे कि यह योजक बहुलक होता है, यह संघनन बहुलक होता है। इधर देखेंगे इसकी संरचना रैखिक होती है, इसकी संरचना 3D में होती है।
या कार्बनिक यौगिकों में घुल जाता है या कार्बनिक यौगिकों में नहीं घुलता है। इसका उदाहरण पॉलीथीन है, इसका उदाहरण बेकेलाइट है। बस 5 को हो गया, 5 नंबर में पूछता है। हो जाएगा बउआ, सबको कंप्लीट हो जाएगा, एकदम निश्चित कंप्लीट हो ही जाना चाहिए, कोई विशेष है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की बस 1-2 बार देख लेना, क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे बउआ, और अगला क्वेश्चन में पढ़ लीजिए कि दिया क्या गया है। प्राकृतिक रबर और कृत्रिम रबर। तो देखिए प्रकृति में पाए जाने वाला जितना भी रबर होता है सबके सब प्राकृतिक, उसको प्राकृतिक रबर कहते हैं, या प्रकृति या क्रूड रबर भी कहा जाता है, इसको क्रूड रबर यहाँ लिख दिए हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले रबर को प्राकृतिक या क्रूड रबर कहते हैं। अब मानव द्वारा बनाए गए रबर को हम लोग कृत्रिम या संश्लेषित रबर कहते हैं, संश्लेषित रबर कहते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले रबर को प्राकृतिक रबर कहेंगे, मानव द्वारा बनाए गए रबर को हम लोग कृत्रिम या संश्लेषित रबर कहते हैं। जितना भी प्राकृतिक रबर होता है ना वो एकदम मुलायम होता है, एकदम मुलायम चिपचिपा जैसा रहता है, एकदम चिपचिपा जैसा, गूंद कैसे होता है वैसे रह जाएगा आपका। उसका प्रयोग कर सकते हैं। हमें चप्पल बनाना था, कहाँ से हमारा प्रयोग है, डालिए पैर वापस, पता चलो चिपकल है, दिक्कत ना हो जाएगा। तो इसीलिए मानव कोची किया है ना कि कृत्रिम रबर बना लिया, वही वाला रबर में सल्फर उल्फर मिला दिया है, अब मिला के थोड़ा हार्ड कर देता है, कठोर कर देता है। तो दोनों क्लियर हो गया आपको। प्राकृतिक रबर क्या होता है, तो सीधे कह देंगे बुआ कि प्रकृति में पाए जाने वाले रबर को प्राकृतिक या क्रूड रबर कहते हैं। मानव द्वारा बनाए गए रबर को है ना क्या कहेंगे वो, कृत्रिम चाहे तो संश्लेषित रबर कहते हैं। और अगला में आपको देखिए क्या दिया हुआ कि संश्लेषित रबर जो है मानव जो बनाया उसका क्या क्या गुण है। तो मानव द्वारा बनाए गए रबर का गुण पहला क्या हुआ, तो कठोर होता है। पहला में कोची है, कठोर होता है। मानव जिस रबर का निर्माण किया उस सबके सब कोची है, कठोर। उसको आसानी से प्रयोग में ला सकते हैं, चप्पल बना सकते हैं, जूता बना सकते हैं, आसानी से उसको प्रयोग में आप ला सकते हैं उस रबर का, है ना, आसानी से। और ये एक और है कि किसी भी उसको रूप में ढाल सकते हैं। जो मानव बनाया है संश्लेषित रबर, उसको किसी भी रूप में जैसे आप कीजिए सबके सब रूप में ढाल सकते हैं आप, ध्यान रखिएगा। लेकिन प्राकृतिक रबर में ऐसा नहीं, एकदम गूंद जैसा होता है, उसको बाल्टी में लेके चले पड़ेगा आपको। इसको लाने और ले जाने में सुविधा आपको होता है, सुविधा होता है, सुविधा। इसको लाने और ले जाने में सुविधा आपका हो जाएगा, सुविधा हो जाएगा। नहीं, इसको लाने और ले जाने में क्या रहेगा वो, तो सुविधा आपका हो जाएगा। यहाँ पर सुविधापूर्वक किसी स्थान पर इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, या ले जा सकते हैं। क्या आपको इसमें परेशानी, तो इस तरह से इसका गुण हो गया, कठोर होता है, आसानी पूर्वक प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी रूप में ढाल सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में काफी अधिक सुविधाजनक होता है, कोई परेशानी इसमें नहीं है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। आज के वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग यही पूछता है आपको। वहां पर देखिए, इधर आपको बहुलक दे देगा और इधर एकलक दे देगा। आपको क्या समझाया था कि बहुत सारा छोटा छोटा अणु मिलके अब बड़े अणु का निर्माण करता है ना, तो कह देता है। जैसे देखिए कि प्राकृतिक रबर हम लोग को बनाना है, तब कौन सी मिलेगा, छोटका छोटका क्या क्या मिलेगा ना, तब प्राकृतिक रबर बनेगा। तब प्राकृतिक रबर का आइसोप्रीन होता है, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है बुआ। प्राकृतिक रबर का मोनोमर पूछा जाए कि प्राकृतिक रबर केरा से मिलके बनता है ना, आइसोप्रीन से। आइसोप्रीन ऐसे रहता है, आइसोप्रीन बीच में वो है, इन्हें को बॉन्ड दिया रहता है, तो ये आइसोप्रीन होता है। ये भी आपको पूछ देता है कि बताइए आइसोप्रीन की संरचना क्या होती है, तो ये आपको दिया रहेगा। एकदम अति महत्वपूर्ण है प्राकृतिक रबर, आप याद कर लो। जैसे आपसे याद हो प्राकृतिक रबर, ध्यान रखो आइसोप्रीन हम 100 बार बोलेंगे वो, एकदम याद कर जाना है, हम 1-2 बार नहीं बोलेंगे। तुम अगर हमारा साथ बोलते रह गया ना, तो वीडियो खत्म होने के बाद सब कुछ याद रह जाएगा। बोलते खाली रहना, पूछेंगी तो अपना घर पर बोलते रहना, कोई सुने चाहे मत सुने। प्राकृतिक रबर का मोनोमर, प्राकृतिक रबर का मोनोमर कौन रहेगा, आइसोप्रीन। कौन रहेगा वो, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन क्या रहेगा, आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर का क्या होगा, आइसोप्रीन। एक बुनाएस रबर होता है, बुनाएस है, एगो बुनाएन होता है। तो बुनाएस में वो 1,3-ब्यूटाडाइन इसमें भी रहेगा, और 1,3-ब्यूटाडाइन इसमें भी रहेगा। लेकिन एस वाला में स्टाइरिन, एस है ना, तो एस फॉर स्टाइरिन, एस फॉर क्या बोल देंगे, स्टाइरिन। तो 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन मिलके बुना एस बनाता है। एस रहेगा तो स्टाइरिन, एस रहेगा तो स्टाइरिन, और एन रहेगा तो एक्रिलोनाइट्राइल। एन रहेगा तो एक्रिलो, एन है ना तो नाइट्राइल वाला कंडीशन, नाइट्राइल आया है ना, यहाँ पर देख लो लास्ट नाइट्राइल आया है। तो है ना, कहा जाए कि बुनाएस रबर, तो बुनाएस रबर का 1,3-ब्यूटाडाइन क्या रहेगा वो, 1,3-ब्यूटाडाइन क्या रहेगा वो बोलो, तो 1,3-ब्यूटाडाइन क्या रहेगा, 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन, 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन रहेगा। और इसका क्या रहेगा बुआ, तो यहाँ है ना बुनाइन वाला का, तो 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल। टेफ्लॉन का क्या होता है, तो टेट्राफ्लोरोएथीन। टेफ्लॉन का क्या रहेगा, पूछा जाए कि टेफ्लॉन का एकलक बताइए, तो टेफ्लॉन का एकलक क्या रहेगा, टेट्राफ्लोरोएथीन। याद हो गया है, याद हुआ बुआ, थोड़ा सा और बच गया है, इसको पहले एक बार और समझ लीजिए। प्राकृतिक रबर का रहेगा तो आइसोप्रीन रहेगा, ओ में। बुनाएस वाला का 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन रहेगा, एस है तो स्टाइरिन देंगे। बुनाइन वाला का 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल रहेगा।
इसमें ब्यूटाडाइन का यहाँ देखिए टेफ्लॉन है ना, तो टेफ्लॉन का क्या हो जाएगा टेट्राफ्लोरोएथीन, टेट्राफ्लोरोएथीन याद रहेगा सबको, टेट्राफ्लोरोएथीन। चलिए अगला आइए, एक है नाइलॉन 66, देख लीजिए नाइलॉन 66 है बुआ, नाइलॉन 66 है, नाइलॉन 66 है। नाइलॉन अगर 66 रहेगा ना 66, तो देखिए 66 को है ना 66 दो बार 6 लिखेगा तो कहना दूध का आवेगा, हेक्सा है ना, हेक्सा मिथाइल डाइएमीन 6 है ना, तो 6 का हेक्सा मिथाइल डाइएमीन, और 6 है तब प्लस में एडीपी के एसिड, दूध को 6 आया है, अगर 2 को 6 आया है तो दूध का रहेगा बुआ, 2 को 6 आया तो दूध को लिखेंगे, 2 को 6 है तो दूध को लिखेंगे, 2 को लिखेंगे, 2 कौन कौन, 1 6 पहला 6 से हेक्सा मिथाइल डाइएमीन, और दूसरा 6 से एडीपी के एसिड। लेकिन केवल नाइलॉन 6 एक को दिया था, एक ही को लिखेंगे कैप्रोलेक्टम, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है बुआ, पूछता है कि बताइए नाइलॉन 6 का एकलक कौन है, नाइलॉन 6 का एकलक कौन है, तो सीधे कह देंगे कैप्रोलेक्टम, मतलब कैप्रोलेक्टम ढेर मनी मिलेगा ना तो नाइलॉन 6 का निर्माण कर देगा। कैप्रोलेक्टम के बहुत सारे अणु आपस में मिलकर नाइलॉन 6 का निर्माण करता है ना, यही तो है एकलक इसका हुआ, यही वाला जब मिलते जाएगा ना तो आपको है ना नाइलॉन 6 का निर्माण कर देगा। तो दोनों याद हो गया, नाइलॉन 66 में दूध का है तो दूध को लिखेंगे, हेक्सामिथाइल डाइएमीन और एडीपी के एसिड, हेक्सामिथाइल डाइएमीन 2 4 5 बार बोलो इसको, हेक्सामिथाइल डाइएमीन और एडीपी के एसिड, हेक्सामिथाइल डाइएमीन और एडीपी के एसिड। और नाइलॉन 6 का क्या रहेगा, तो कैप्रोलेक्टम, क्या रहेगा वो कैप्रोलेक्टम। पीवीसी इसको पूरा नाम देते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, देख लो पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो इसका आंसर केवल लास्ट वाला हो जाए विनाइल क्लोराइड, देख लो वीसी विनाइल क्लोराइड, पी फॉर पॉली, वी फॉर विनाइल, सी फॉर क्लोराइड, तब पॉलीविनाइल क्लोराइड का विनाइल क्लोराइड लिख देना है, पॉली हटाओ काम हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड हो जाएगा। और एक है ना बेकेलाइट बार बार आ रहा था, तो फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल दोनों मिलता है, वो फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल के बहुत सारा अणु रहता है, कौन कौन रहेगा वो, फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल रहेगा, फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल रहेगा, फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल आपस में मिलकर बेकेलाइट का निर्माण करता है, फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल आपस में मिलकर बेकेलाइट का निर्माण करता है। फिर से बोलते जाओ, बेकेलाइट कौन कौन होता है, तो फॉर्मल्डिहाइड होता है और फिनॉल होता है, कौन कौन होगा, फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल, फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल आपस में मिलकर बेकेलाइट का निर्माण करेगा, बेकेलाइट का निर्माण करेगा। याद हो गया है, फॉर्मल्डिहाइड और कौन, फिनॉल आपस से मिलकर बेकेलाइट का निर्माण करेगा। क्लियर हो गया, एक बार और इसको हम थोड़ा सा रिपीट करवा देते हैं, बड़ी जरूरी है बुआ, इसका रिपीटेशन बड़ी जरूरी है क्योंकि इसी में से पूछता है। सबसे पहला बता दो कौन है, प्राकृतिक रबर बुआ, तो जल्दी से बोल दो प्राकृतिक रबर का क्या रहेगा, तो प्राकृतिक रबर का क्या रहेगा, आइसोप्रीन रहेगा बुआ, प्राकृतिक रबर का क्या रहेगा, आइसोप्रीन हो जाएगा, है ना, प्राकृतिक रबर का क्या हो जाएगा बुआ, तो आइसोप्रीन, क्या ध्यान रखना, आइसोप्रीन, प्राकृतिक रबर का क्या रहेगा बुआ, तो आइसोप्रीन। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए इसमें क्या है ना, बुनाएस रबर, तब बुनाएस फॉर स्टाइरिन, तो 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन, बुनाएन कहेगा तो 1,3 ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल, एन फॉर नाइट्राइल वाला है, एन फॉर नाइट्राइल, है ना। टेफ्लॉन का क्या रहेगा, तो टेट्राफ्लोरोएथीन, है ना, टेट्राफ्लोरोएथीन। आगे इसके बाद आपको हम बताएं क्या, नाइलॉन 6 वाला में 2 को 6 है ना, तो हेक्सा मिथाइल डाइएमीन और एडीपी के एसिड रहेगा। नाइलॉन 6 का क्या रहेगा, तो कैप्रोलेक्टम याद रहेगा वो, कैप्रोलेक्टम बार बार रिपीट करता है, कैप्रोलेक्टम याद रखना है आपको, कैप्रोलेक्टम। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड का विनाइल क्लोराइड रहेगा, और बेकेलाइट का क्या रहेगा, तो फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल, फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल। याद हो गया टोटल, एकदम टोटल याद हो गया सब लोगों को। अगर देखना चाहते हो ना तो एक बार शॉर्ट में आप देख सकते हो इसको, शॉर्ट में अगर देखना चाहते हो ना बुआ तो शॉर्ट में आप इसको देख सकते हैं। देखिए हम शॉर्ट में इसको एक बार रिपीट करवा देते हैं, यहाँ पर था, यहाँ से हम लोग को शुरू था। देखिए बहुलक में होता क्या, आपको समझाया था, छोटा छोटा अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करता है। तो ये छोटका अणु को मोनोमर बोले थे या एकलक बोले थे, बड़का को बहुलक या पॉलीमर बोले थे। तो पूछा जाए कि एकलक क्या होता है, कहते हैं कि बहुलक जिन छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है उसको एकलक कहते हैं। और पूछा जाए कि बहुलक क्या है, तो सीधे कह देंगे कि एकलक आपस में मिलकर जिस बड़े अणु का निर्माण करता है उसको बहुलक कहते हैं, और बहुलक बनने की प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। ये आपको टोटल यहाँ पर देखो लिख भी दिए हैं, टोटल साफ सुथरा से आपको लिख लेना है। एकलक या मोनोमर में क्या लिखेंगे कि बहुलक जिन छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है उसे एकलक कहते हैं, और एकलक आपस से मिलकर जिस बड़े अणु का निर्माण करता है उसको बहुलक कहते हैं, और बहुलक बनने की प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। ये क्लियर हो गया है।
समबहुलक सहबहुलक, समबहुलक में क्या रहेगा, तो वैसा बहुलक जो एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बना, बस केवल एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बना रहेगा तो उसको समबहुलक कहेंगे। लेकिन वैसा बहुलक जो एक से अधिक प्रकार के अणु से मिलकर बना रहेगा उसको सहबहुलक कहेंगे। समबहुलक में बोले थे पॉलीथीन, इसमें बेकेलाइट क्यों बोले थे, क्योंकि बेकेलाइट जो होता है फॉर्मल्डिहाइड और फिनोल से मिलकर बनता है, दूधों से मिलकर बनता है, इसका इसको सह बोले थे। इसके बाद आपका था क्या हुआ, संघनन और योजक और संघनन, योजक और संघनन था ना। तो योजक में क्या होता है, यदि दो या दो से अधिक, देख लो यहाँ, यदि दो या दो से अधिक एकलक आपस में मिलकर बहुलक का निर्माण कर, बस केवल आपस में मिल जाए, दो या दो से अधिक एकलक आपस में मिलकर बहुलक का निर्माण करता है तो उसको संघनन संयोजक बोलते हैं। और यदि दो या दो से अधिक एकलक आपस में मिलकर बहुलक का निर्माण करे किंतु इस प्रक्रिया में कोई छोटा सा अणु बाहर निकलता हो तो इसको संघनन बोलते हैं। और इसमें बेकेलाइट बताए थे, इसमें आपको पॉलीथीन बता दिए थे, सब में तो सेम ही एग्जाम्पल दे रहे थे ताकि कोई दिक्कत ना हो, यही समझाए थे ये बताया। अगला पर आ जाओ, आंतरिक बल के अनुसार 4 को बताए थे, प्रत्यास्था, रेशा, ताप, सुघट, ताप, दृढ़। प्रत्यास्था, रेशा, ताप, सुघट, ताप, दृढ़। तब प्रत्यास्था में क्या कहते हैं कि वैसा बहुलक जिसमें आंतरिक बल कम रहता है, क्योंकि आंतरिक बल के आधार पे कहा गया है, तो आंतरिक बल कम होता है इससे रबर हो गया। आंतरिक बल अधिक रहेगा तो रेशा हो जाएगा, इससे पॉलिस्टर हो गया आपका। ताप सुघट मतलब थर्मोप्लास्टिक इसको कहते हैं इंग्लिश में, थर्मोप्लास्टिक। ये क्या रहता है, तो इसको गर्म करेंगे तो मुलायम और ठंडा करेंगे तो कठोर। जैसे पॉलीथीन का आप करो ना, गर्म करो तो मुलायम हो जाएगा, ठंडा करेंगे तो कठोर हो जाएगा। ताप सुढ़ है ना, ताप सुघट है, ताप दृढ़ में गर्म करने पर कठोर होता है। बेकेलाइट इसका वैसा बहुलक जिसको गर्म करने पर कठोर होता है उसको ताप दृढ़ कह देंगे। अगला आ जाइए, इसके बाद आपका क्या था, तो ताप सुघट और ताप दृढ़ के बीच अंतर था, ताप सुघट और ताप दृढ़ के बीच अंतर था आपका। तो ताप सुघट और ताप दृढ़ में क्या क्या अंतर था बता दीजिए। तो ताप सुघट में हम लोग तो ये बोल देंगे, सिंपल तौर पे ऐसा कह देंगे कि इसको गर्म करने पर मुलायम होता है, गर्म करने पर कैसा होता है वो मुलायम, और ठंडा करेंगे तो कठोर, उसको गर्म करेंगे तो मुलायम होता है। इसकी जो है ना बुआ, ये एक योजक होता है, उस संघनन होता है। इसकी संरचना रैखिक होती है, उसकी संरचना 3D में होती है। कार्बनिक यौगिक में घुल जाता है लेकिन नहीं घुलता है। इसका एग्जाम्पल पॉलीथीन होता है, इसका एग्जाम्पल बेकेलाइट होता है। क्या आपको परेशानी इसमें है? चलिए अगला की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक या कृत्रिम रबर है। तब प्रकृति में पाए जाने वाले रबर को प्राकृतिक रबर कहते हैं या क्रूड रबर कहते हैं, या काफी अधिक मुलायम होता है, इसको नॉर्मल तरीका से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या हुआ, कृत्रिम या संश्लेषित रबर, तो मानव द्वारा बनाए गए रबर को हम लोग कृत्रिम या संश्लेषित रबर कहेंगे। चलिए इसके बाद संश्लेषित रबर का क्या क्या गुण है, जो मानव बनाया, तो कठोर होता है, आसानी पूर्वक किसी रूप में ढाल सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन उसका आसान होता है, किसी स्थान पे सुविधापूर्वक आप लेके जा सकते हैं। इसका प्रयोग भी है ना, आसानी पूर्वक इसका प्रयोग भी हम लोग कर सकते हैं। यहां पर ये महत्वपूर्ण था, बताइए बहुलक दिया है, उधर दिया एकलक। तब बताओ प्राकृतिक रबर का एकलक कुछ होता था, आइसोप्रीन होता है। बुना एस वाला का 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन होता है। बुना एन वाला का 1,3 ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल होता है। टेफ्लॉन का टेट्राफ्लोरोएथीन होता है। और क्या आपको बताया था बुआ, और क्या बताया गया था, यहाँ देख लीजिए। अगला में कहते हैं ना, नाइलॉन 6 है, तो हेक्सामिथिल डाइएमीन और क्या था बुआ, एडीपी के अम्ल आपका था, एडीपी का अम्ल। चूंकि 2 है तो 2, लेकिन 6 है, केवल नाइलॉन 6 है। तो नाइलॉन 6 जो होता है वो केवल कैप्रोलेक्टमिस का रहेगा। पीवी पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी का, तब हीसी रहेगा है ना, विनाइल क्लोराइड केवल रहेगा इसका, पॉलीविनाइल क्लोराइड वाला का विनाइल क्लोराइड। और बेकेलाइट का क्या होता है, तो फॉर्मल्डिहाइड और फिनोल होता है, फॉर्मल्डिहाइड और फिनोल। टोटल कंप्लीट कर लेना होगा, ये खत्म हो गया है। हम लोग आगे क्या करने वाला है इसका इन्फॉर्मेशन एक बार सुन लीजिए। जितना भी बुआ बायोमोलिक्यूल से 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा है ना, नेक्स्ट वीडियो में उसको खत्म करने वाले हैं। बायोमोलिक्यूल से ध्यान से समझो क्या कह रहे हैं आपको, बायोमोलिक्यूल्स हुआ, बायोमोलिक्यूल से जो जैव अणु आपको केमिस्ट्री में 12 है ना, 12th की केमिस्ट्री में जो आपको पढ़ना है जैव अणु वाला, तो उसमें जितना भी क्वेश्चन है ना 2 नंबर वाला बोर्ड एग्जाम में जितना पूछा गया सबको एक बार कंप्लीट कर लेंगे, खत्म, ठीक है, टोटल एकदम खत्म कर लेंगे। और इसके बाद एक बार ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, तो दोनों कंप्लीट हो जाए, बायोमोलिक्यूल्स भी हमने को कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 को सब्जेक्टिव पूछता है, कार्बोहाइड्रेट और डीएनए आरएनए, जो आपको हम करवा दिए हैं 5 नंबर वाला में, अगर नहीं देखे हैं ना तो उसको आप देख लीजिएगा, वीडियो है यूट्यूब पर, पीसीएम एजुकेशन सेंटर सर्च कीजिए, उस पर आ जाएगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, और वो दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, ठीक है। चलिए।